वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम एक नया फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, ईथर्स। ईथर के फंक्शन ग्रुप की सिंथेसिस किस तरह हो सकती है और साथ उसके जो रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ईथर्स के बारे में। तो ईथर्स को डिफरेंट जो है वो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, जिनमें जो मेन है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंटरमोलेकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के थ्रू, यानी हम जो है वो 2 अल्कोहल्स लेते हैं, ठीक है। उनकी जो है वो इंटरमोलेकुलर जो है वो डिहाइड्रेशन करवाते हैं। इंटरमोलेकुलर का क्या मतलब है, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी आपके जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होती बल्कि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है वो रिलीज होगा, वाटर जो है वो रिमूव होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपके ईथर की सिंथेसिस हो जाएगी। अब जैसे आपके पास ये अल्कोहल है ROH और इसी तरह एक और अल्कोहल है ROH, तो क्या होगा कि एक वाले अल्कोहल से लेट्स सपोज H है और दूसरे से आया है OH। एज ए रिजल्ट आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और आपका जो RO है एक ग्रुप का, वो दूसरे के R के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास ईथर की सिंथेसिस हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं ईथर में कौन सा लिंकेज होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये वाला जो लिंकेज है वो ROR में पाया जाता है। तो हमारे पास ईथर की सिंथेसिस में क्या होगा कि 2 अल्कोहल्स आपस में रिएक्ट करेंगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो है वो इंटरमोलेकुलर डिहाइड्रेशन होगी और आपका ईथर की जो है वो सिंथेसिस हो जाएगी। ये इतना अच्छा मेथड नहीं है लेकिन यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी जो है वो लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है। पहले स्टेप में क्या होगा कि आपने जो एक अल्कोहल है उसके OH को अच्छे लिविंग ग्रुप पे चेंज करना है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि OH है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, जितनी अच्छी बेस हो वो इतना बैड लिविंग ग्रुप होता है। अब OH को अगर आप कन्वर्ट कर दो वाटर के अंदर तो हमारे पास एक अच्छा जो है वो लिविंग ग्रुप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब ये हमारे पास OH नेगेटिव वाटर में चेंज होगा तो वाटर जो जब रिमूव होगा, ठीक है, हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास ये इजीली जो वो लीव कर सकता है। लेकिन OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि वाटर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये लेस बेसिक जो होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले OH को चेंज करेंगे अच्छे लिविंग ग्रुप में। तो चेंज करने के लिए आपको मैंने कहा था कि इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, वाटर में। तो वाटर में किस तरह चेंज हो सकता है, जब हमारी इसकी प्रोटोनेशन करवा दे। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी बाय एसिड, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। जब हमारे पास प्रोटोनेशन होगी तो OH जो है वो चेंज हो जाएगा OH2 में। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 3। एक इस कार्बन के साथ, एक ये हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। अब हमारे पास ये जो वाटर है इसके ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कब कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है, जब आपका ये OH2 जो है वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाए और हमारे पास साथ क्या बन गई, कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इसकी कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये साथ वाली कार्बन भी क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर आपका ऑक्सीजन जब वो अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये ईजिली क्या कर जाएगा, ठीक है। अब जब वाटर लीव कर जाएगा तो आपके पास एक प्रोटोनेटेड जो है वो ईथर की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल था इससे बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब हमने ये जो प्रोटोन है वो रिमूव करना है। तो प्रोटोन कैसे रिमूव हो सकता है, जब कोई बेसिक जो है वो करेक्टर वाला कोई मॉलिक्यूल या स्पीशी आए और इससे क्या ले ले, प्रोटोन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ पे हमारा जो वाटर था वो आया, वाटर ने क्या किया कि यहाँ से प्रोटोन लिया और हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दोबारा क्रिएट, जो हमारे पास लोन पेयर है वो दोबारा आ गया। तो हमारे पास एक ईथर की सिंथेसिस हो गया, साथ में आपके पास H3O पॉजिटिव आ गया। H2O के साथ साथ आपका OSO3H भी आ सकता है, ठीक है, सल्फोनेट आयन भी आ सकता है। ये भी आपका जो प्रोटोन है यहाँ से ये वाला जो प्रोटोन है वो ले सकता है, ठीक है। तो जब ये आएगा तो आपके पास दोबारा क्या जनरेट हो जाएगा, H2SO4। तो हमारे पास जो है एसिड है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। जब एसिड रीजनरेट होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन हो गया। और ये कौन सी डिहाइड्रेशन है, इंटरमोलेकुलर, यानी आपके
दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अब ओवरऑल अगर आप रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहो तो कैसे बनेगी कि अगर आपके पास एक ये अल्कोहल है और दूसरा आपके पास, लेट्स सपोज मैं इधर पहले हमने ये एग्जांपल कर लिया तो मैं इसको ऐसे कर देती, ठीक है, और एक के पास एक, दोनों सेम अल्कोहल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी कि आपने एक का ये इतना पार्ट लेना है, ठीक है, RO नेगेटिव वाला पार्ट इधर तक, और दूसरे का आपने अल्काइल पार्ट लेना है, यानी आपका ये प्रोपाइल वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास प्रोपॉक्सी ग्रुप के साथ मिलकर एक ईथर की सिंथेसिस कर देगा जो कि कुछ यूं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि टू अल्कोहल्स की इंटरमोलेकुलर डिहाइड्रेशन करवा दी और एज ए रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट बन गई। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन आपने देखा कि अल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बनी है, ऐसा रिएक्शन आपने अल्कीन की सिंथेसिस के अंदर भी देखा था जिसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया हुआ था। लेकिन आप ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके पास एलिमिनेशन वाली प्रोडक्ट बनेगी जैसे हमने अल्कीन की सिंथेसिस में देखा था। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर थोड़ा है तो आपके पास ये जो ईथर है उसकी सिंथेसिस होगी, यानी आपके पास जब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ऐसे रिजल्ट आपके पास इथेन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि कब आपके पास इथीन बनेगा और कब आपके पास डाईइथाइल ईथर बनेगा अगर आप एथेनॉल को यूज़ कर रहे हो एज ए रिएक्टेंट। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब आपके पास इथीन, और जब टेम्परेचर कम होगा तब आपके पास डाईइथाइल ईथर। अब इसकी लिमिटेशन एक तो ये अभी तक हमने देख ली कि आपके पास जब वो इस ईथर के साथ साथ आपके इथीन बनने के भी चांसेस हैं, यानी आपको टेम्परेचर जब वो इस तरह सेट करना पड़ता है कि आपके पास जस्ट ईथर बने। तो हमें कोई ऐसा रिएक्शन चाहिए होता है जिसमें आपके पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बने, ऐसी प्रोडक्ट बने कि आपको दूसरी प्रोडक्ट से वो जब वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस लिहाज से भी ये एक इसकी लिमिटेशन होगी। उस यानी हमारे पास इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास ईथर की सिंथेसिस हो रही है तो आपका टू अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स थे ना, तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था और दूसरा हमारे पास एज ए सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा था। जैसे अगर आप इसको कंसीडर करेंगे टू अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये यहाँ पे इसके ऑक्सीजन ने अटैक किया था इसकी प्रोटोनेशन के बाद, तो ये वाला जो था वो हमारे पास एक्ट कर रहा था एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया और इसने एज ए सबस्ट्रेट एक्ट किया। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस होगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी और भी लिमिटेशंस के बारे में। एक तो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो वो अल्कीन भी साथ सिंथेसाइज हो सकती है ईथर के साथ साथ। दूसरी लिमिटेशन ये है कि जब आप टू ऐसे अल्कोहल्स यूज़ करें जिसमें दोनों के आर ग्रुप्स जो है वो सेम ना हो, मतलब आपके पास लेट्स सपोज एक आप ये अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो CH3OH वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप है। आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका ये प्रोपोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो इस मिथाइल ग्रुप्स के साथ, ठीक है, इस तरह आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि एक का ही प्रोपोक्सी, मतलब अब हमारे पास ये बात थोड़ी ना कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, ये भी तो हो सकता है कि काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही प्रोपोक्सी ग्रुप दूसरे के प्रोपाइल, यानी हमारे पास इस तरह के भी तो काफी ग्रुप्स होंगे, तो हमारे पास एक और लेट्स सपोज इस तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसका जो प्रोपोक्सी ग्रुप है इसके प्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका यही मिथोक्सी जो है वो मिथाइल के साथ अटैच हो जाए, यानी आपके पास CH3OCH3 बन सकता है, ठीक है। दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये वाली प्रोडक्ट बन जाए, और तीसरी आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी आप एक प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते इस मेथड के थ्रू, तो इसलिए हमारे पास ये इतना अच्छा मेथड नहीं है इसकी जो है वो लिमिटेशंस की वजह से। अब हम अपना नेक्स्ट जो है वो मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं जो कि है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, और इससे हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो ईथर्स है वो बहुत अच्छे सिंथेसाइज हो सकते हैं। ये वाला जो मेथड था इससे सिमेट्रिकल तो हो जाते थे अच्छे, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता था, लेकिन आपके पास अनसिमेट्रिकल थे वो इतने अच्छे सिंथेसाइज नहीं होते थे। लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू आप जो वो अनसिमेट्रिकल ईथर की भी सिंथेसिस करवा सकते हो। ये क्या होती है कि इसमें हमारे पास एक SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी हमारे पास बायोमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। किस किस का? सोडियम अल्कोक्साइड का
विथ अल्काइल हेलाइड या अल्काइल सल्फोनेट या अल्काइल सल्फेट। यानी आपके पास एक हमारे पास जो है वो साल्ट है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये सोडियम साल्ट शो किया हुआ है, ठीक है, और वो किसका साल्ट है, ईथर का, अल्कोहल का, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सोडियम अल्कोक्साइड है, ये हमारे पास है अल्कोहल, ठीक है। अब इसके जो आप इसका रिएक्शन कराओ NaH के साथ, तो क्या होगा कि आपका ये जो Na है मेटल जो वो रिप्लेस हो जाएगी आपके हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अब हमारे पास जो RO नेगेटिव है ये ऐसे एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैंने आपके जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और या फिर आपके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो इसका अगर आप रिएक्शन कराओ किसी ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, एक ऐसे मोलिक्यूल के साथ जिसके साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच हो, और उस लिविंग ग्रुप में क्या हो सकता है, आपको कोई हेलाइड हो सकता है, ठीक है, जैसे जो हमारे पास है क्लोरीन, बोरोमीन, ठीक है, आयोडीन, या फिर आपके पास जो है वो सल्फोनेट ग्रुप हो या सल्फेट ग्रुप हो, तो हमारे पास इन दोनों का जो रिएक्शन है इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ईथर सिंथेसाइज हो जाएगा। अब हम इसका जो है वो जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एक सोडियम अल्कोक्साइड है, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड का जब हमने रिएक्शन करवाया एक अल्काइल हेलाइड के साथ, अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे अल्काइल हेलाइड तब होगा जब लिविंग ग्रुप की जगह आपको कोई हेलोजन लगा हुआ है। अगर सल्फोनेट लगा हुआ है तो अल्काइल सल्फोनेट हो जाएगा, और अगर हमारे पास इसी तरह और भी ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से उसका नेम चेंज होता जाएगा। बस ये है कि आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब RO नेगेटिव का जो O नेगेटिव है वो अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के साथ वाली कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि RO और R के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और आपके पास एक ईथर की सिंथेसिस हो जाएगी, और साथ में आपका जो Na पॉजिटिव है वो इस नेगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप है उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, यानी Na पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें RO Na यानी RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं अपने CH3Cl के साथ, तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, अगर इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो RO नेगेटिव अटैक करेगा CH3 पे, क्योंकि CH3 क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन है इसका है नेगेटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से हमारे पास साथ वाली जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो जनरेट हो गया, और ये जो क्लोरीन है ये लीव कर जाएगा। अब ऑपोजिट साइड से अटैक हुआ, यानी हमारे पास एक है SN2 रिएक्शन है, और एक ही स्टेप में अटैक हुआ है, और हमारे पास यानी अटैक जो है वो हो रहा है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और उसी रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या हुआ है, उसी स्टेप के दौरान आपका जो क्लोरीन है यानी जो लीव कर गया, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, SN2 रिएक्शन, और हमारे पास क्या होगा कि RO नेगेटिव जो है उसने बॉन्ड बना लिया CH3 के साथ, और आपका जो Cl है वो अटैच हो गया Na के साथ, यानी हमारे पास एक साल्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो हमने देखा किस तरह हम ईथर की सिंथेसिस करवा सकते हैं बाय वेरिएंस ऑफ ईथर सिंथेसिस। अब हम एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हमने प्रोपाइल अल्कोहल का पहले रिएक्शन करवाया NaH के साथ, ठीक है। NaH हमारे पास एक बेस है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि आपका जो H वो रिप्लेस हो जाएगा Na पॉजिटिव के साथ, यानी आपके पास हाइड्रोजन बन जाएगा, और साथ आपके पास अभी हमारे पास O नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या करेगा, Na ले लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम प्रोपोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, अल्काइल हेलाइड के साथ। जब अल्काइल हेलाइड जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयोडो इथेन, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन हुआ था हमारे पास इथाइल प्रोपाइल ईथर की सिंथेसिस होगी, और साथ आपका जो Na पॉजिटिव है उसने I नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना ली, तो हमारे पास क्या हुआ, आपने प्रोपाइल अल्कोहल से इथाइल प्रोपाइल ईथर की जो है वो सिंथेसिस करवा ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू जो है ईथर लिंकेज बन सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, जो हमारे पास एडजेसेंट है, एक के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप अटैच है क्लोरीन, और दूसरे के ऊपर आपका अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है OH। तो हमारे पास क्या होगा कि जो अल्कोहल का जो OH है उसका जो ऑक्सीजन है वो अटैक कर सकता है इस क्लोरीन के ऊपर, लेकिन पहले हमने इस अल्कोहल को किस में चेंज करना है, एक साल्ट के फॉर्म में, यानी हमने इसका सोडियम
अल्कोक्साइड या पोटाशियम अल्कोक्साइड के अंदर चेंज करना है ताकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सके। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब हमारे पास NaOH के साथ या आपके NaH के साथ रिएक्शन हुआ तो ये क्लोरीन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका जो OH है वो चेंज हो जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव के अंदर। अब हमारे पास जो O नेगेटिव है ये हमारे पास वेज पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास है डैश पे, तो ये हमारे पास कहाँ पे अटैक करेगा, वेज वाली साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि ये क्या है SN2 रिएक्शन है। तो हमारे पास ये जो वेज वाला अल्कोहल है वो वेज वाली साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन जो है वो ऑपोजिट साइड से निकल जाएगी, तो आपके पास ये वाली जो है प्रोडक्ट बन जाएगी। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम, ये जो ईथर लिंकेज बना है इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें जो बॉन्ड्स है दोनों वेज पे हैं, और हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल था उसकी भी क्या है, वेज पे है। तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल की हमारे पास बॉन्ड होगा अगर वो वेज पे है, तो आपका जो ईथर लिंकेज होगा उसमें भी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, वेज पे होगा। और आपकी तरह हम अगर अगला रिएक्शन देखें तो क्या होगा कि आपका ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें आपने ईथर की सिंथेसिस करवानी। अब इसकी एक साइड पे लिविंग ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पहले तो हम इसको सोडियम साल्ट में चेंज करेंगे बाय एडिंग NaH। तो हमारे पास क्या होगा कि ये क्लोरीन वैसे देगा और ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव जब वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो है वो O नेगेटिव वो अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के साथ वाली कार्बन पे और क्लोरीन जो है वो लीव कर जाएगा, और एज रिजल्ट 1 2 3 4 एंड 5 यानी हमारे पास 5 मेंबर जो है वो ईथर की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है, और साथ आपके NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इपोक्साइड की सिंथेसिस के बारे में। इपोक्साइड क्या होता है, आपके पास इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप्स होता है ना, जिसमें हमारे पास 2 कार्बन होते हैं और वो जो 2 कार्बन है वो ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में जो वो 2 कार्बन कंटेनिंग जो ईथर होता है वो क्या कहलाता है, इपोक्साइड। इसकी सिंथेसिस कब होती है, ये हमने अल्कीन की रिएक्शन में भी देखा था कि हमारे पास जब अल्कीन रिएक्ट करती है MCBPA के साथ, यानी मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का जो एक ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है इस अल्कीन की कार्बन्स को, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वो इपोक्साइड की सिंथेसिस हो जाती है। यानी आपका कहीं भी अगर आपका है डबल बॉन्ड तो जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, यानी आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर रहा है आपका MCPBA, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में, इपोक्साइड वाली फॉर्म में, ठीक है। तो हमने MCPBA को यूज करते हुए अल्कीन से क्या फॉर्म कर लिया, इपोक्साइड। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं उनमें ये होता है कि आपका जो अल्कीन है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपका MCPBA। तो इसमें जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर MCPBA है, जिसमें ऑक्सीजन जब वो अटैक करती है कार्बन के ऊपर और जो पाई इलेक्ट्रॉन जब वो अटैक करते हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म जो है वो बन रही है। जस्ट साइक्लिक फॉर्म जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। इस तरह होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक साइक्लिक फॉर्म बना रहा था तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया, क्योंकि ऑक्सीजन इतने ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, एक टाइम पे वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया और ये जो पाई बॉन्ड है उसने शिफ्ट कर दिया इस प्रोटॉन को लेने के लिए, और ये जो प्रोटॉन है ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन वो इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ आपके पास बन गया इपोक्साइड। तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म कोई ऐसा वेल एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक होता है ये कि आपका जो अल्कीन है उसके ऊपर आपका जो ऑक्सीजन है वो एडअप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ईथर्स के रिएक्शंस के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और उसके साथ साथ आपका जो साइक्लिक जो रिंग होती है उसकी ओपनिंग किस तरह होती है। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो हो रहा है कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे जो मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल था उससे रिप्लेस हो रहा है, उससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। SN1 क्या होते हैं, यूनिमोलिकुलर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो SN2 होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं।
और ये हमारे पास होता है बायोमोलेकुलर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो SN1 है वो हमारे पास जैसे हमने आपने देखा होगा जब अल्काइल हैलाइड्स में देखते हैं तो उसके अंदर जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन देते हैं, जबकि आपका जो SN2 रिएक्शन है वो आपका प्राइमरी जो है वो सबसे अच्छा देता है, उससे कम जो है वो आपका सेकेंडरी जो है वो देता है। ठीक है, तो यहाँ भी ईथर्स में भी यही होगा कि अगर आपके पास टर्शियरी कार्बन अटैच है आपके ईथर लिंकेज में तो हमारे पास जो है वो SN1 रिएक्शन देगी और सेकेंडरी और प्राइमरी आपका क्या देगी SN2। पहले हम SN1 मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि HI क्या है, एक एसिड, उसके साथ जब आपका टर्शियरी जो ईथर जो वो रिएक्ट करेगा यानी ये जो ऑक्सीजन है ये H ले लेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बेसिक है। जब ये हमारे पास ये ऑक्सीजन जो वो बेसिक है तो ये हमारे पास प्रोटॉन लेगी और ये H और I का बॉन्ड जो वो टूट जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि OCH3 की प्रोटोनेशन हो जाएगी। अब जो हमारे पास था OCH3 वो चेंज हो गया O पॉजिटिव HCH3 में, यानी हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। जब इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो गई तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा और ये बॉन्ड लीव कर जाएगा और हमारे पास एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अब टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के लेक्चर के अंदर भी देखा था। अब हमारे पास जो I नेगेटिव है वो चाहे इस साइड से अटैक करे या इस साइड से अटैक करे, वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन की कार्बन के ऊपर और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। यानी आपका जब ईथर जो है वो OCH3 ये रिएक्ट करता है विथ HI ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें और यहाँ पे SN1 की बात करें यानी अगर आपका ये पे टर्शियरी है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो है वो एक अल्कोहल सिंथेसाइज होगा और उसके साथ एक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपका ये टर्शियरी वाला जनरेट हो गया। ठीक है, और आपके जो OCH3 है इसके साथ आपका H लग गया, यानी हमारे पास एक अल्कोहल जनरेट होगी और एक आपके पास जनरेट हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। जो आपकी टर्शियरी वाली कार्बन है उसके साथ बनेगा आपका अल्काइल हैलाइड और जो दूसरा आपके पास ऑक्सीजन के बाद में जो आपका लगा हुआ ग्रुप जैसे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ जो कि लेस बल्कि है वो आपका अल्कोहल जो है वो सिंथेसाइज करवा देगा। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि आपके ईथर जब रिएक्ट करते हैं HI के साथ या किसी तरह के हेलोजन जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट आपके पास एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस हो जाती है। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है अटैक करता है HI के ऊपर। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि जो आपका I नेगेटिव है वो अटैक करता है आपके ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे। अब ये भी ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है और ये भी ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है, लेकिन आयोडीन उस साइड से अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड साइड है, यानी यहाँ पे आपका SN1 रिएक्शन के थ्रू आपका क्या बनेगा, लेस हिंडर्ड वाली जो साइड है उससे आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा यानी CH3I और ये आपका जो लंबे वाली चेन है इससे आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, यानी हमारे पास प्रोपानॉल बना और साथ आपके पास मिथाइल आयोडाइड बना। SN2 में हमारे पास क्या बना था कि जो टर्शियरी वाली कार्बन थी उससे आपका बना था अल्काइल हैलाइड और दूसरा आपका लेस बल्कि वाला बना था अल्कोहल। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो लेस बल्कि है उससे बनेगा आपका अल्काइल हैलाइड और दूसरा आपका बनेगा अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह इपॉक्साइड की रिंग को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एसिड कैटालाइज भी हो सकती है और बेस कैटालाइज भी हो सकती है। ठीक है, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन बता दूं तो क्या होगा कि आपका जब इपॉक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है वो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक डायोल की सिंथेसिस होती है। ठीक है, आपके पास एक डायोल जो वो सिंथेसाइज हो जाता है। अब अगर हम एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग का जो है वो मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एसिड कैटालाइज्ड है, तो एसिड कैटालाइज्ड में आपका जो एसिड है वो प्रोटोनेट करेगा आपके सबस्ट्रेट को। जब प्रोटोनेशन होगी यानी जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोन लेगा, क्योंकि हमारे पास ये सबसे बेसिक एटम है इपॉक्साइड के अंदर, तो ये जो हमारे पास H3 पॉजिटिव है ये चेंज हो जाएगा H2O में और हमारे पास इपॉक्साइड जो है प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा और साथ आपके पास वाटर जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। आप वाटर के पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगी कि इस ऑक्सीजन पॉजिटिव जो इपॉक्साइड का था उसके साथ वाली कार्बन पे अटैक करेगी और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है,
इसलिए हमने क्या किया, पहले इपोक्साइड की प्रोटोनेशन करवा दी, यानी हमारे पास वाटर यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो हमारे पास वाटर क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और उसके साथ साथ ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटोनेट हुआ हो, यानी कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो इजीली क्लीव कर जाए। तो वो तब इजीली क्लीव करेगा जब ऑक्सीजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने अब वाटर जो वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन जो वो है पार्शियल पॉजिटिव, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा, और हमारे पास जब वो प्रोटोनेटेड 1,2 डाइयोल की सिंथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल और आएगा, वो यहाँ से आपका प्रोटॉन लेगा, क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करना है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑक्सीजन के पास नॉन पे वापस चला जाएगा और 1,2 डाइयोल की सिंथेसिस हो जाएगी। ये था हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। अब हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग के बारे में। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में क्या होता है कि आपका जो वो SN1 रिएक्शन के SN2 रिएक्शन की तरह होता है। ठीक है, जिसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपके जो इपोक्साइड के ऊपर, और हमारे पास एक ही स्टेप के अंदर जब से ये अटैक होता है आपका जो ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का, वो ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, अब RO नेगेटिव उस साइड से अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड साइड है, यानी आपका लेट्स सपोज के यहाँ से अटैक हो रहा है, वैसे ये जो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो आपका कार्बन पे अटैक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया। अब ऊपर वाले केस में हमारे पास था वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमें कार्बन ऑक्सीजन का पहले ही बॉन्ड क्या करवाना पड़ा, यानी आप जो कार्बन है उसको ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करवाना पड़ा, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो उसको वीक कर दिया हमने प्रोटोनेशन करवा के। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इजीली जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, अगरचे ये कार्बन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितनी के प्रोटोनेटेड के अंदर थी। जब ये अटैक करेगा तो आपका जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और आपके पास O नेगेटिव और OR जो है वो इस तरह बन जाएगा, हमारे पास एक अल्कोक्साइड आयन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो O नेगेटिव है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक एटम है, तो ये प्रोटॉन ले लेगा आपके अल्कोहल से, और हमारे पास RO नेगेटिव दोबारा जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास बेस हमने यूज की थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया था, जो कि दोबारा जनरेट हो गया एक, और साथ में आपके पास क्या हुआ, एक ऐसा जो है वो इपोक्साइड से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक कार्बन पे OR ग्रुप है और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप है। तो हमने देखा कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा और बेस कैटालाइज रिएक्शन है यहाँ पे, तो हमारे पास SN2 जैसे रिएक्शन होगा, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उस साइड पे लगेगा जो कि आपकी लेस हिंडर साइड है, यानी हमारे पास अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये आपका लेट्स सपोज इपोक्साइड है। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं OR नेगेटिव यानी OCH3 बनाऊं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, या OCH3 है, तो ये इस साइड से अटैक करेगा, ये इस साइड से अटैक नहीं करेगा, और आपका जो है हमारे पास ये वाला बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, यानी ये वाली ऑक्सीजन के पास अल्कोहल बनेगा, लेकिन ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ क्या ग्रुप अटैच होगा, OR ग्रुप, यानी OCH3 इस केस में। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सिंथेसिस होगी। लेकिन अगर आप एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग करवा रहे हो एक अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड की, तो उसमें क्या होगा, वो फॉलो करता है SN2 रिएक्शन। एसिड कैटालाइज में क्या सॉरी इसमें फॉलो होता है SN1, ऊपर वाले में था SN2, इसमें फॉलो होता है SN1, क्योंकि इसमें पहले प्रोटोनेशन होती है एसिड के थ्रू। जब प्रोटोनेशन होती है तो आपके पास कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करता है। जब हमारे पास इसकी प्रोटोनेशन होगी तो हमारे पास ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कुछ यूं O पॉजिटिव, और जो है वो ये क्रिएट हो जाए। ठीक है, हमारे पास इसकी जो प्रोडक्शन हुई, हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे मूव कर जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ये वाला कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब आपका जो आने वाला ये था मेथानॉल था, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये मेथानॉल है, इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, यानी ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर अटैक करेगा, एज रिजल्ट हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास एसिडिक कंडीशन दी हुई है तो तब आपने जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड पे अपना जो है वो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो पार्ट है वो लगाना है। लेकिन अगर आपके पास एसिड के बेस कैटालाइज है तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपका जो OR ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा,
लेस हिंडर्ड साइड पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास SN1 रिएक्शन की तरह है और ऊपर वाला क्या था, SN2 रिएक्शन की तरह था। अब यहाँ पे वाटर यूज हुआ था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे OH अटैच हुआ। जब हमारे पास आपका मेथनॉल यूज होगा और एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो तब आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका क्या रहेगा, OH। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ईथर की सिंथेसिस के बारे में देखा, इंटरमोलेकुलर डिहाइड्रेशन के थ्रू, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद हमने इपोक्साइड की सिंथेसिस के बारे में देखा, और फिर हमने रिएक्शंस देखे जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।